हे गाइस, I'm going back to listening another way and I hope ये वीडियो तुम से जल्दी पहुंच जाए बिकॉज ये भाई इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो है। सारे जो जितनी भी स्टोरीज है सबका मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। दिस इज नॉट अ वीडियो कि तुम पहली बार ये देख रहे हो और एग्जाम में देने चले गए। रीडिंग पर जरूर लगा लेना, ठीक है, बट आई विल ट्राई कि मैं तुम्हें समझा सकूँ जितना मुझे आता है, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू बीड की। भैया ये सबसे बोरिंग है, सबसे पहले इसे खत्म कर दो। ब्लू बीड क्या चीज़ है यार, मुझे भी बहुत बोरिंग लगती थी, बट आफ्टर एक टाइम के बाद ना ये बहुत इजी और मतलब है नहीं कुछ ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ब्लू बीड किसने लिखी है? नोरा फतेही, सॉरी किसने लिखी है? नोरा बुरखी ने, फतेही मत लिखा ना वहाँ पे, नोरा बुरखी ने लिखी है वहाँ पे, ठीक है। अब ये कहानी है इंडिया की, बेसिकली मैंने इंडियन ऐसा घाट्स वगैरह, वेस्टर्न घाट वगैरह ऐसे की है। इसमें दो ही चीज़ें हैं, ठीक है। कहानी बेसिकली तुम्हें पता ही होगी कि एक क्रोकोडाइल है जो बहुत बड़ा है, वहाँ पे रिवर में रहता है। एक सीबिया है, प्यारी सी बच्ची, जिसको वो काफ़ी गरीब वगैरह फैमिली से बिलोंग करती है। वो ऐसे ना ब्लू बीड वगैरह ऐसे बीड्स की काफ़ी शौकीन वगैरह, पर वो खरीद नहीं सकती, इतने पैसे नहीं उनके पास। तो ये क्या करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट मतलब जो पेपर जो ग्रास होती है, ग्रास जैसी भी ऊपर ग्रास होती है, उसे निकालते हैं और उसे बेचते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे सब करते हैं। तो सब लड़कियाँ निकल जाती हैं, मतलब तभी से घर के काम करने लग जाती है सीबिया। तो ये उनके साथ निकलती है, वहाँ पे जाती है एंड लाइक दे कलेक्ट एवरीथिंग एंड ऑल। वो वापस आ रहे होते हैं रिवर से। वो ऐसे पार करते हैं कि लाइक रिवर से जब पार करते होते हैं ना, वो देवर लाइक के आवाज़ करते हैं, बिकॉज क्रोकोडाइलों से डर जाता है। क्रोकोडाइलों से काफ़ी डर लगता है। रात को उस जंगल वगैरह में लोग कम ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी और तरीके के मतलब स्नेक्स आ जाते हैं और जंगली एलिफेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं। वो सब इसलिए काफ़ी अवॉइड करते हैं। लेकिन क्या हुआ, फैमिली आगे निकल गई, जो काफ़ी मतलब जो कट्ठे लड़कियां वगैरह जाती, सब पूरे मतलब उनके पूरे ट्राइब वगैरह की सब ऐसे साथ में जा रही होती हैं। वो सीबिया पीछे रुक जाती है। क्यों रुक जाती है सीबिया? इसलिए रुक जाती है यार कि उसके जो क्ले वगैरह के जो स्टोन्स उसने बनाए थे, खिलौने टाइप्स बनाए थे, वो देखने के धूप में रखे थे, सूख गए कि नहीं सूखे, ठीक है। उसने सही पर कहीं रखे होंगे, जाते हुए वापस आते हुए वो देख रही थी। और वहाँ पे वो एक और आंटी थी, वो भी रुक गई, उसको घर के लिए पानी चाहिए था। तो वो अपने एक मतलब शायद मग नहीं कहते उसको, वो जो भी कहते हैं ना सिर पे रखने वाला, उसमें लेके आई। तो वो पानी लेने थोड़ा सा रिवर के पहले तो साइड से लेते हैं, पर साइड में पानी गंदा होता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मतलब एक तो लाइक ह्यूमन वेस्ट वगैरह भी होता है, मतलब ऑब्वियसली मिट्टी वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो वो और ज़्यादा गहरे पानी में चली जाती है, मतलब रिवर के अंदर चली जाती है। थोड़ा ऐसा कि जितना नीचे जाएंगे वहाँ पे साफ पानी होगा, तो थोड़ा ऐसा कर ले। वहाँ से एकदम से क्रोकोडाइल आ जाता है, वो उसके ऐसे लात पकड़ लेता है, ऐसे कर लेता है पूरा ऐसा लात से कभी करना, तो वो चीख के मारने लग जाती है। पूरा जो पानी है वो लाल लाल हो जाता है। इट वॉज लाइक, और वो सारी आंटी आगे निकल गई, उनको बात सुननी रही, बस सीबिया वहाँ पे, सीबिया फटाफट वहाँ पे आती है। उसका जो एक वो होता है ना, क्या कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसे, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, बट तुम देख लेना। ऐसा ये ऐसे तीन ऐसे डंडियां टाइप होती हैं, जिससे ग्रास को ऐसे प्रिक किया जाता है, ग्रास को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो लेती है, फटाफट ऐसे जाती है मतलब क्रोकोडाइल के पास, उसकी आंख में मारती है। इतना ज़्यादा गहरा मारता है कि उसकी आंख से लेके ऐसे जीभ तक चला जाता है, एंड ऑलमोस्ट प्रोबेबली वो डेड हो जाता है। मतलब अभी नहीं हुआ बट हो जाएगा, इतना ज़्यादा गहरा होता है। वो काफ़ी बूढ़ा होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल काफ़ी देर का होता है। तो उसका मुंह खुल जाता है, वो उसका छोड़ देता है। और वैसे वो काफ़ी वुंडेड वगैरह होती है, लेकिन वो उसमें मिट्टी लगाती है सीबिया, उसके जो आंटी है उसके ऐसे लात पर, एंड कोई ऐसे कपड़े से थोड़ा सा बांध देती है। और वो जैसे तैसे करके उसे कैरी कर लेती है वहाँ तक। वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं इलाज वगैरह करने के लिए, तो वो तो कर ही देंगे। तो बेसिकली मतलब कुछ ऐसा सीन होता है, एंड वो काफ़ी वरिड होते हैं वो लोग कि ये मिलेगा। अब वो सीबिया वापस जाती है वहाँ पे वो चेक करने के, मतलब ऐसी बच्ची है यार क्या करे, वहाँ पे जाती है, उसे ब्लू बीड मिल जाता है। तो मतलब इतना कुछ करने के बाद उसे फाइनली ब्लू बीड मिल जाता है। बेसिकली ये कहानी, अब इस कहानी में इतना ज़्यादा आता ही नहीं है, ठीक है। क्या आता है, एक तो आती है स्टोरी बेसिक, जो मैंने तुम्हें बेसिक बता दी, इस आई नो इससे ज़्यादा तो तुम्हें पता ही होगी, ठीक है। लेकिन हम दो चीज़ें आती है, क्रोकोडाइल और सीबिया। सीबिया का कैरेक्टर मैं बता चुका हूँ, बच्ची है, ठीक है, काफ़ी गरीब खानदान से है, लव्स खेलना वगैरह और मेरा बीड्स वगैरह कलेक्ट करना, चूड़ियाँ वगैरह कलेक्ट करना, शी लव्स ऑल दिस। लेकिन इतनी कंडीशन नहीं है कि वो खरीद पाए। सो इन सब चीज़ें काफ़ी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हो जाती हैं। एंड सीबिया का कैरेक्टर करना तो इजी है, मतलब इतना कुछ वो दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने माइक भी लगाया। पर दिक्कत कहाँ पे आती है, क्रोकोडाइल। बच्चों को लगता है यार भैया ये क्या दो पेज याद करने हैं, दो पेज याद नहीं करने। तो बेसिक चीज़ें समझो, एक तो क्रोकोडाइल बहुत बूढ़ा वगैरह था, है डबल द ट्वाइस ऑफ अ मैन, मतलब एवरेज मैन 6 फुट का होता है, 12 इंच कुछ 12 फुट वगैरह कुछ इस हिसाब का था। एंड मतलब काफ़ी चीज़ें तुम इसमें कर सकते हो, एक बार रीडिंग लगा लो। और कहाँ पे था, रिवर में है काफ़ी देर से, किस पे फीड करता है, मोस्टली जो डियर्स वगैरह होते हैं, फिश पे भी करता है, लेकिन कभी कभी डियर्स और मंकीज जो पानी पीने आ जाते थे तो उनको भी ऐसे खा जाता था। एंड इट वाज लाइक रियली थिक एंड काफ़ी मतलब ऐसा कि गोलियां भी वो डॉज कर लेता था, फर्क नहीं पड़ेगा, अगर गोलियां भी उसमें मारेंगे तो वो मरेगा नहीं, इतना ज़्यादा वो मतलब उसमें मांस था। एंड वो सब चीज़ें तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ है क्या, हाँ कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एक ही जगह पे रहता था, वहाँ पे ज़्यादा छुप जाता था जब कोई बंदे आते थे, ये सब चीज़ें तुम लिख सकते हो। एंड उसके बाद सीबिया का मैंने बता दिया, दिस वाज योर बेसिक ब्लू बीड। हमें लगता है बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत दिक्कत है, बट बेसिकली यही है, ठीक है। उसके बाद हम कौन सी की बात करें, उसके बाद हम एंजल इन डिस्गाइज के बारे में बात करते हैं। ये है टी.एस. आर्थर के द्वारा लिखी गई, ठीक है।
ये थोड़ी एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ठीक है। उसमें तुम्हें सिर्फ 2 बंदों के बारे में याद करना था, इसमें बंदों के बारे में ज़्यादा बताया नहीं हुआ, इसमें स्टोरी है, ठीक है। सबसे पहले एक मदर की डेथ हो जाती है जिसको ज़्यादा लाइक नहीं किया जाता था, उसके आसपास के पड़ोस वगैरह में उनके 3 बच्चे थे, ठीक है। एक जॉन 12 साल का, केट 10-11 साल की, और मैगी जिसका नाम है यंगेस्ट जो है सबसे, ठीक है, मैगी, ठीक है, मैगी सबसे प्यारी। तो जॉन जो है 12 साल का, उसे अडॉप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर ले जाता है बेसिकली फार्मर जॉन्स, क्योंकि ये थोड़ा हट्टा कट्टा नहीं कह सकते, बट इतना तो था कि वो काम करके पैसा कमा सकता है अपने आप को लाइवलीहुड देने के लिए, अपने आप को जैसे रखने के खाना मतलब पेट पाल सकता था अपना। तो जॉन को फार्मर जॉन्स ले जाता है, मतलब जब उसकी माँ का अंतिम संस्कार होता है तो वो लोग आते हैं, तो वो ऐसे देखते हैं, सब उसे देख के ले जाता है, ठीक है। उसके बाद केट को भी देखते हैं। केट वैसे मिसमैनेज थी काफ़ी, ऐसे ज़्यादा मतलब सेंसेस वगैरह में नहीं, पर उससे काम करवाया जा सकता है। तो मिस्टर इलियस वाज आल्सो लुकिंग फॉर समवन, कोई ऐसी लड़की जिससे काम वगैरह कराया जा सके, तो वो उसे भी ले जाती है कि थोड़ा बहुत ट्रेन करके वो मतलब हो जाएगा। मैगी को कोई नहीं लग जाता अंदर हैंड, क्योंकि ये काफ़ी डिसेबल है, ठीक है, लाइक हर लेग्स कैन मूव एंड मतलब काफ़ी मतलब डिफरेंटली एबल्ड या डिसेबल्ड हम कह लेते हैं, और 1-1.5 साल पहले ये मतलब से ही हो गया था, तो वो नहीं चल सकती है वो सब, ठीक है। तो कहते हैं कि बेड रिडन एक लड़की को कौन लेके जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो जो मतलब वो फ्यूनरल पे आए थे लोग, वो सब देखते हैं, उसकी थोड़ी सिंपैथी प्रकट करते हैं, बट मेजॉरिटी उसे ना मतलब देखने की कोशिश ऐसे करते हैं कि लाइक इग्नोर करते हैं, आंखों में आंखें मिल गई तो बेचारी बच्ची को लेके जाना पड़ेगा या कुछ ऐसे, तो समझ नहीं आ रही क्या करे, कोई भी नहीं लेके गया उसे। एंड बात करते हैं कि क्या करें, समझ नहीं आती लोगों को। लोग कहते हैं इसे पेंट हाउस ले जाओ, पुअर हाउस छोड़ दो वहाँ पे, लेकिन वो पुअर हाउस छोड़ने भी कौन जाए, कोई मानता ही नहीं है। तो ऐसे सब लोग जा रहे होते हैं, सब ऑलमोस्ट चले जाते हैं। तो एक होता है यार मिस्टर थॉमसन, जॉय थॉमसन एंड उसकी वाइफ, वो ब्लैकस्मिथ की वाइफ मतलब भाई। तो ये कहता है कि यार उस बच्ची का क्या करना, वो कहता है क्या करना मतलब क्या करना, उसे कोई पेंट हाउस, उसे कोई पुअर हाउस छोड़ जाएगा, ठीक है। तो वो वाइफ निकल जाती है, ये बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ कहता है क्या करूँ। वो देखता है कि वो कल्ली बैठी है, वो काफ़ी ऐसे उदास है, रो रही है। तो फिर वो वापस उसके पास जाता है और उसे कहता है कि यार मैगी ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे जब पीपा आ गया। और ये काफ़ी हट्टा कट्टा मतलब हैवी बिल्ड होता है, तो इसलिए वो बिल्कुल ऐसे लड़कियों की तरह मतलब बिल्कुल ऐसे आराम से उसका ख्याल रखने की कोशिश करता है, लाइक ज़्यादा जोर नहीं, फोर्स नहीं दिखाता अपना, बिकॉज शी इज़ लाइक वैसी नॉट एग्जैक्टली वेल इन तो पुअर हाउस के बारे में बात होती। अब जॉय थॉमसन इंपॉर्टेंट नेम ले जाता है उसे अपने घर, कहता है, वो कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ मत छोड़ो, ऐसे करके वो कहता है हाँ मैं नहीं छोड़ता। वो उसके घर ले जाता है, ऊपर अपने रूम में, मतलब एक रूम में उनके घर पे ऐसे रख देता है। एंड उसकी जो वाइफ होती है, जो मिसेस थॉमसन होती है, वो चाइल्डलेस होती है एंड वो इसको डिसअप्रूव करती है। वो कहते क्यों ले आए हो इसके यहाँ पे, वो कहता है कि इसको पुअर हाउस लेके जाना था, तो कोई और था नहीं वहाँ पे। कहते अगर लेके आए तो फिर सीधा ले जाते, रिश्ते में क्यों रोका। कहते भाई एक ऐसे नहीं मिलेगा, कोई गार्डियन चाहिए, ठीक है, गार्डियन चाहिए, कोई साथ में ऐसे नहीं हम उसे छोड़ सकते, ये वो चीज़ें। 1-2 दिन लगेंगे आपसे, तुम प्लीज़ इसे एडजस्ट करो ऐसे। पहले वो बहुत गुस्सा होती है, ऐसे मानती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी चीज़ें होती हैं। वो उसके रूम में जाता है, वो उससे पूछता है कि कैसे हो तुम ऐसे, ठीक है। मैगी को पूछता है जॉय थॉमसन के तुम कैसे ऐसे, क्या हुआ था, ठीक है। डॉक्टर ने, वो कहता है कि डॉक्टर से तुम मतलब इलाज वगैरह होता है, वो कहती है नहीं काफ़ी देर से नहीं आया डॉक्टर, एंड मतलब ऐसी सब बातें होती हैं। एंड एंजल इन डिस्गाइज के कहाँ गया हाँ, तो यही सब बातें हो रही होती हैं कि तुम्हारे दर्द हो रही थी जब आपने मुझे उठा के लेके आए थे, तब दर्द हो रही थी, लेकिन अब ये कंफर्टेबल बेड पे अब ठीक है, अब नहीं दर्द हो रही है, सब चीज़ें ठीक है। तो यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब वो बंदा ना, ये जो जॉय थॉमसन होता है, एक काम पे जाता है, उसके अगले दिन की बात है, काम पे जा रहा है, ठीक है। काम पे जाके वापस आता है तो ये देखता है कि ऐसे एक वो जो मैगी है वो है, ठीक है, उसके घर में, और यहाँ पे उसकी वाइफ बैठी हुई है एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ऐसा लग रहा है, ठीक है, कमरे में। वो जाता नहीं है, बाहर से ही देखता है, ऐसे कर देता है। बाद में ये सब बातें होती हैं एंड देन डिनर टेबल पे वो बात करती है मिसेस थॉमसन के, मतलब वो बात नहीं छेड़ता, मिसेस थॉमसन बात करती है कि इसको आपने बात करी वहाँ पे, वो कहता नहीं अभी मुझे टाइम नहीं मिला है, ऐसे कहते हैं चल मैं थोड़े दिन और रख लूँगी, इस नो वरी ऐसा एडजस्ट करे। वो कहते नहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे बात होती है। तो धीरे धीरे मतलब ऐसे एक दिन में ऐसा क्या चेंज हो गया जॉय थॉमसन को पता नहीं लगा, लेकिन वो मानता है, ठीक है, जो जॉय थॉमसन है, कि कुछ ये एंजल इन डिस्गाइज आई है, ठीक है, कि इसने इतना बदल दिया मेरी वाइफ को एक ही दिन में, ठीक है। तो टी.एस. आर्थर ने ये लिखी है, काफ़ी अच्छी कहानी। इसमें बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके भाई का नाम जॉन, बहन का नाम केट, एंड जॉय थॉमसन, ये वो चीज़ें, हैवी बिल्ड मैन एंड, ठीक है, ये सब होता है। अब उसके बाद हम करते हैं द लिटिल मैच के काफ़ी मतलब इंस्पायरिंग नहीं कह सकते, बट काफ़ी ऐसा डिप्रेसिंग एंड अलग ही बिल्कुल है कहानी है। हैंस क्रिस्टन एंडरसन ने लिखी है। लिटिल मैच गर्ल की हमें कहानी पहले पता है, एक लड़की होती है छोटी सी, वो बेयर फुटेड घूम रही होती है, क्योंकि वो क्या बेचती है, मैचेस बेचती है, ठीक है। उसके घर पे हालात काफ़ी ठीक नहीं होते, घर भी काफ़ी ऐसे ना जो हट वगैरह टाइप बनी होती है, उसमें भी छेद वगैरह होते हैं, वैसे बना होता है। एंड उसके पिताजी, उसे पता था कि अगर वो बिना कोई बेचे चली गई घर तो उसको काफ़ी मार पड़ेगी, डांटेगी, तो इसलिए घर नहीं जाती। काफ़ी ठंड होती है लेकिन जाती नहीं है। 31 दिसंबर
की बात है ये रात की, ठीक है। तो काफ़ी सब लोग मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, न्यू ईयर ईव ये वो, लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो उसके घर पे कोई ऐसा है भी नहीं कि जो प्यार करे या वो करे, तो इसलिए वो वही करती है कि जब तक मैं बेच नहीं देती मैं घर नहीं जा सकती, बेयर फुटेड होती है। वैसे वो अपनी माँ की चप्पल पहन के आई थी, लेकिन दिक्कत कहाँ आ गई कि उसकी एक चप्पल, ठीक है, कौन ले गया एस्केप, 2 कैरेजेस, मतलब ऐसे रोड के बीच में से 2 कैरेजेस आ रही थी, एक इधर से एक इधर से, उसके एस्केप करने में अपने बचने में एक चप्पल वहाँ पे गिर गई, क्योंकि बड़े साइज़ की थी ऑब्वियसली, एक वहाँ पे गिर गई, और दूसरी चप्पल को एक लड़का, दूसरी मतलब एक तो मिली नहीं ना कैरेजेस के बीच में, एक जो मिल गई उसे एक लड़का लेके भाग गया। वो कहता मैं अपने फ्यूचर बच्चों के लिए काम आएगी मेरे, ठीक है। तो मतलब एम ही ऐसे चोरी करके बेसिकली भाग गया बच्चा। अच्छा, तो फिर वो बैठती है ऐसे 2 घरों के बीच में ऐसे एक जगह पे जाकर बैठती है, उसे समझ नहीं आ रही होती वो क्या करे, बिकॉज कोई खरीद ही नहीं रहा, वो बहुत कोशिश कर रही है बेचने की और बिना बेचे घर नहीं जा सकती। तो फर्स्ट मैच वो बेचती है, वो चलाती, बिकॉज उसे बहुत ठंड लग रही थी, वो समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे, वो मर जाएगी सब। तो फर्स्ट मैच चलाती है अपने आप को गर्म करने के लिए, एंड वो सिर्फ एक फर्स्ट मैच से वो पूरा ऐसे इमेजिन करने लगती है। क्या सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इमेजिन करती है सबसे पहले, फ्रंट ऑफ अ ग्रेट आयरन स्टोव, के वो उसे ऐसा लगता है कि इतनी सी कैंडल जलाने से वो पूरे एक बहुत बड़े आयरन स्टोव के सामने इतनी हीट आने लगी, बिकॉज ऑब्वियसली तुम सोच के देखो ना, इतनी ठंड में वो ऐसे बेयर फुटेज चल रही है तो क्या हो रहा होगा। वैसे वो के लाइक उसके पैर बिल्कुल से वो नहीं हो जाते, वाइट हो जाते हैं वो सब चीज़ें। एंड क्या, एंड ब्रास ऑर्नामेंट, कि मतलब वो ऐसे सोच रही है कि ग्रेट आयरन स्टोव है, ब्रास के सामान मतलब यूटेंसिल्स वगैरह ऑर्नामेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं, एंड उसे हीट लग रही है। पर वो कब तक ही चलता है, जब तक वो मैच खत्म नहीं हो जाती। वो खत्म होती है तब उसे पता लगता है कि ऐसा कुछ था नहीं। सो सेकंड मैच फिर वो चलाती है, फिर ब्रिक्स ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जो सामने का घर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ऐसे उसे लगता है, ठीक है। जो टेबल है उसे दिखता है कि वो टेबल पर बैठी है, रोस्ट गूस टेबल पर पड़ा है, क्योंकि उसे भूख भी लगी होती है। पहले में क्या पता लगता है कि उसे ठंड लग रही है, दूसरे में क्या पता लगता है उसे भूख बहुत लगी है। एंड इसमें क्या है कि प्रून्स और एप्पल्स, गूस प्रून्स एंड एप्पल्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, एंड जैसे ही वो उसको ऐसे उठा के खाने लगती है वो भी खत्म हो जाता है, एंड सब डिसअपियर फिर से हो जाता है। थर्ड मैच वो फिर चलाती है, ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री, उसको दिखता है कैंडल्स, मतलब उसकी ब्रांचेस पे काफी कैंडल्स, हजारों कैंडल्स ऐसे, इतने उसने इतना बड़ा ट्री उसने कभी नहीं देखा होता, ऐसा इमेजिन होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर तक वो भी बुझ जाता है। अब उसे मतलब वो बुझ जाती है ना, सब सामने मतलब बैक टू नॉर्मल। तो फिर उसे दिखता है एक ब्राइट फॉलिंग स्टार, और जिसे याद आता है कि उसकी दादी ने उसे कहा था कि ऐसे जब किसी की डेथ होती है ना, तब ये ऐसे तारा टूटता है बेसिकली। तो वो ये बोलती है एंड ब्राइट फॉलिंग स्टार, एंड फिर उसे दादी याद आती है, तो उससे फोर्थ मैच वो चलाती है, ग्रैंड माँ उसे दिखती है। ग्रैंड माँ उसकी लाइक द ओनली पर्सन जो उससे सही में प्यार करती थी, एंड यू नो बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, पूरा अच्छे से लाड दुलार करती थी वगैरह, तो उसे वो याद आ जाती है। एंड वो लाइक कि मुझे भी ले जाओ यहाँ पे, ऐसे ऐसे चीज़ें, वो उनकी कन्वर्सेशन होती है काफ़ी प्यारी। और वो उसे अब पता लग गया अब तक कि अगर ये जब बुझ गई कैंडल, ये जब मैच बुझ गई तो सब खत्म हो जाएगा, दादी चली जाएगी। तो उसे दादी से इतना प्यार के वो जाना नहीं देना चाहती, वो जितनी उसके पास कैंडल होती सब एक साथ जलाने की कोशिश करती है, एंड वो दादी के साथ रहती है। ऐसे ही ग्रैंडमा एंड द कैंडल्स, ठीक है, ऐसे चलती रहती हैं। और धीरे धीरे मतलब उसका ऑब्वियसली इतनी ठंड में हो तो नहीं रहा ये सब कुछ, इमेजिन कर रही है, उसने खाना तो नहीं खाया, इमेजिन ही कर रही है, उसको इसलिए में इतनी हीट थोड़ी मिल रही है, इमेजिन ही कर रही है। तो ये सब करके उसकी डेथ हो जाती है, ऐसा कि वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ चली जाती है हाथ में हाथ पकड़ के। एंड सुबह लोग उठ के देखते हैं, लोग देखते हैं कि हाँ भाई इसे ठंड लग रही थी इसलिए इसने कैंडल्स वगैरह, इसने मैचेस वगैरह चलाई, लेकिन ये बच नहीं पाई, यानी वो चीज़ें ऐसे बातें करके आसपास से चले जाते हैं। लेकिन जब उसकी डेथ होती है वो खुश होती है, लाइक ऐसे हंस के उसकी डेथ होती है। एंड दिस वॉज अ रियली गुड, रियली लाइक आई वुड से डिफरेंट स्टोरी। उसके बाद माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जो कि जेसी ओवेंस ने लिखी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने ये अटेम्प्ट करी थी एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या है, लज लॉन्ग एक तो है, ठीक है। ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज बेसिकली यही है कि जेसी ओवेंस बोलता है कि मैं मतलब ओलंपिक्स देने जा रहा था, ओलंपिक्स खेलने जा रहा था, एंड वहाँ पे क्या हुआ 1936 में, मैं ईयर भूल गया था लिखना, 1936 का ओलंपिक्स देने जा रहा था वहाँ पे, ठीक है। एंड ही वाज लाइक, वैसे तो काफ़ी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, एंड इसे लग रहा था कि 2-3 गोल्ड मेडल्स लेके आएगा, ठीक है। जैसे ही शिप में जा रहा था वहाँ पे इमेजिन कर रहा था, लेकिन मेन चीज़ थी वो थी लॉन्ग जंप, राइट। तो ब्रॉड जंप जैसे बोलते हैं, ब्रॉड जंप, चलो। तो ऐसे छलांग मारने वाला वही होता है ना, ऐसे सब दूर भाग के। तो लज लॉन्ग, अब सॉरी जेसी ओवेंस जैसे ये सब मान के चल रहा था, वहाँ पे गया तो वहाँ पे उसने देखा, मतलब उसे लग रहा था कि उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसने अभी ना ऐसे काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, जो कि उसमें मतलब ऐसे किसी स्कूल वगैरह में बनाया था। तो उसे लगा कि यहाँ पे भी वो तो आराम से जीत जाएगा, एंड जो ऑडिशंस हैं, जो ट्रायल्स हैं, उसमें भी फर्स्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसने देखा कि एक लज लॉन्ग नाम का बंदा, जो कि हिटलर का था, मतलब हिटलर की कंट्री वगैरह था, बर्लिन में हो रहा था ये, ठीक है। तो अब हिटलर जो था आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी में मानता था कि आर्यन ही सबसे बड़े मास्टर रेस है, हम ये है वो है। और लज लॉन्ग उसने छुपा के रखा था, अभी तक किसी को नहीं पता था। उसने ट्रायल्स में ही काफ़ी बड़ी जंप मार दी, ऑलमोस्ट जो कि
जेसी ओवेंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड के जितनी थी। तो फिर वो काफ़ी डर गया, वो कहता मैंने इससे ज़्यादा मारनी। तो इस प्रेशर में आकर जेसी ओवेंस काफ़ी 2 बार तो फाउल कर देता है। तो तीसरी बार क्या होता है, जब वो वैसे वापस आ रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रही हो, तो गुस्से में होता है। एंड यही चीज़ है कि जब एक एथलीट गुस्से में होता है ना, तो वो एथलीट काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी मुसीबतें क्रिएट करेगा अपने लिए ही और बाकियों के लिए भी, ठीक है। तो जेसी ओवेंस ये सब कर रहा होता है, ऐसे जा रहा होता है तीसरी बार लड़ने के लिए। अगर तीसरी बार भी फाउल हो गया तो वो बाहर, ठीक है। तो उसके ऐसे कंधे पे लजलोंग हाथ रखता है, ठीक है। काफ़ी टॉल बंदा है लजलोंग उससे कंपेरेटिवली, और वो हंसता है, ऐसे प्यार से पूछता है कि हाय आई एम लजलोंग है। वो फिर पूछता है हाउ आर यू, एंड ऐसे ऐसे इनकी थोड़ी सी कन्वर्सेशन होती है। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ, लजलोंग कहता है, पर तुम कैसे हो? कहता है मैं भी ठीक हूँ, क्या हुआ मुझे? कि तुम इससे काफ़ी अच्छा कर सकते हो, तुम्हें क्या हुआ? कहता बिलीव मी, मुझे पता है मैं अच्छा कर सकता हूँ, पता नहीं मैं क्यों नहीं कर रहा। तुम्हें, वो कहता है कि तुम्हें इतना प्रेशर क्यों है अपने ऊपर? तुम इतना प्रेशर छोड़ो, ट्रायल्स में बस पास होना जरूरी है, क्वालिफाई होना जरूरी है, फर्स्ट आना जरूरी नहीं है, वो कल मैटर करेगा, ठीक है। रिजल्ट्स कल मैटर करेंगे, आज नहीं। तो आज सिर्फ क्वालिफाई तो करो, ठीक है। तो वो उसे एडवाइस देता है कि तुम जहां से छलांग मारो उससे 2 कदम 1 फुट पीछे आ जाओ, वहां से छलांग मारो। एंड चाहे बेस्ट नहीं करोगे, टॉप नहीं करोगे, ऑब्वियसली पीछे से स्टार्ट करोगे, लेकिन क्वालिफाई तो हो जाओ, क्वालिफाई तो हो जाएगा। तो वो वही एडवाइस फॉलो करता है, वो क्वालिफाई हो जाता है। एंड यही चीज़ हमें बताती है। उसके बाद फिर बेसिकली यही होता है कि फाइनल होता है, उसमें जो लसलॉन्ग है वो पूरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, और जेसी ओवेंस उसको बीट करने के चक्कर में और बड़ा बनाता है। और उस रात जिस दिन ये ट्रायल्स वगैरह खत्म हुआ, ये एक टेंट में मिलते हैं। उन्हें पता लगता है जब ये उठ रहे होते हैं कि एक असली दोस्ती बन गई है, आउट ऑफ ऑल द रिलीजन्स, आउट ऑफ के हिटलर जो भी मानता हो, आर्यन सुप्रीमेसी थ्योरी है वो, आउट ऑफ के जो भी ऐसा कहते हो कि भाई कंपेटिटर्स दुश्मन होते हैं या कुछ होते हैं, इनकी असली दोस्ती बन गई थी, इनको भी पता था। एंड वैसे ही जैसे ही मॉडल ओलंपिक्स जरूर बनाया गया है, वो नॉट विनिंग, जीतने के लिए नहीं बनाया, टेकिंग पार्ट इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके थीम्स में तुम लिख सकते हो फ्रेंडशिप एंड स्पोर्ट्समैनशिप। बस एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि 9 गोल्ड मेडल्स जो थे उसमें डिफरेंशिएट कर देना, उसमें स्पेशल ओलंपिक्स का जरूर मेंशन करना, अगर वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, दोनों कर रहे हो, कि उसमें ये लोगों ने ऐसे स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई है, वो इसमें एक बंदे ने दिखाई, थोड़ा डिफरेंशिएट करके उसमें के डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड ऐसे करके तुम लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस वॉज योर ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी, काफ़ी अच्छी कहानी, काफ़ी मोटिवेशन एंड मतलब मज़ेदार कहानी है। जैसे कि इसमें लिखा है कि the important thing in Olympic is not winning but taking part. The essential thing in life is not conquering but fighting well. ठीक है, तो मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता यार, तुमने कोशिश कितनी करी उससे फर्क पड़ता है। लास्ट हम पढ़ लेते हैं ऑल समर एंड अ डे, जो कि रे डॉगलस ब्रैडबेरी ने लिखी है, ऑल समर एंड अ डे। इसमें क्या है, वीनस की कहानी है यार। वीनस पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, बच्चों के एक स्कूल में की कहानी है। वहाँ पे वीनस में ऐसा हाइपोथेटिकल माना जाता है कि 7 साल बारिश होती है, उसके बाद 1 घंटे के लिए सूरज आता है। तो वहाँ पे जो बच्चे हैं वो तो है ही 9 साल के, उनको तो अगर आया भी होगा यहाँ पे 7 साल पहले तो उनको तो याद ही नहीं है मेजोरिटी को कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन उनमें एक है, मतलब कभी सन उन्होंने देखा ही नहीं, लेकिन एक वहाँ पे है मार्गट, जो कि सिर्फ 5 साल पहले ही ओहियो से आई है। तो उसने तो देखा है ना, मतलब जब वो 4 साल की थी उसने देखा है, बाकियों ने 1 साल 1.5 साल पे देखा है, इसने जब ये 4 साल की थी तब देखा है। तो तब ये अर्थ से वीनस आई, ठीक है। लेकिन ये क्या थी, यहाँ पे आने के बाद काफ़ी फ्रेल हो गई थी, ठीक है। लाइक मतलब एक ना ओल्ड वाइट एंड फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ पुरानी होती है, धूल हटा के तुम देखो वहाँ पे वाइट परत सी आ गई होती है, वैसी सी वो बन गई थी, काफ़ी फेल, काफ़ी पतली एंड काफ़ी कमज़ोर सी। क्योंकि जिसको आदत, जिसने शुरू से देखो सन नहीं एक्सपीरियंस करे उसके लिए ठीक है, लेकिन जो 4 साल 5 साल सन के अंडर रही है, वहाँ पे 7 साल बाद सन निकले, कभी देखा ही नहीं, तो काफ़ी अजीब करा देती ना। तो ये काफ़ी अलग थी, सबसे ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी अनटिल अनलेस जब कोई सूरज के बारे में बात ना हो रही हो, सन के बारे में बात करती थी पूरा। एंड ऐसे बारिश से खिंच चढ़ जाती थी, पानी से काफ़ी ऐसे दिक्कत होने लगी थी। और इसने काफ़ी बार तो ऐसे भी किया था कि जब शावर के टाइम पे इसने हाथ रख लिया था, मैंने नहीं नहाना, ऐसे ऐसे मुझे पानी की एक ड्रॉप नहीं आनी चाहिए, वो चीज़ें करके। इसकी स्टोरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली तुम जान कि क्या हुआ, ऐसे एक वो दिन था जिस दिन बारिश आनी थी, ठीक है। तो ये इसकी ज़्यादा लोगों से बनती नहीं थी। अगर कोई इसको छेड़ के भागता था, मतलब ऐसे बच्चे ऐसे छेड़ते हैं ना सिर पे मार के ऐसे कुछ करके, तो ये कभी फाइट बैक नहीं करती थी, ये बस खड़ी रहती थी, उनको देखती रहती थी, ना कुछ बोलती थी ना कोई रिप्लाई करती थी। तो बच्चों को भी ऑकवर्ड लगता था, बच्चे भी अजीब से हरकतें करते थे इसके साथ, ठीक है। और ज़्यादा मतलब इग्नोर ही करते थे, ज़्यादा से बातचीत करते नहीं थे। तो उस दिन टीचर आई नहीं थी जिस दिन ये सब होना था अभी, तो इनकी आपस में झड़प सी होगी थोड़ी सी। मार्केट मतलब कुछ बोल ही नहीं, वो कह रहा था कि एवं ही ऐसा कुछ होना नहीं, उसने सन के बारे में कुछ गलत बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आना आज, साइंटिस्ट गलत थे, ये वो कहती है नहीं गलत थे ऐसे वो। तो इनकी थोड़ी झड़प हो जाती है। एंड एक जो बच्चा वो कहता है कि सबको कहता है कि चलो यार इसको क्लोजेट में बंद कर दो, कुछ भी बोलती है ऐसे ऐसे करके, तो इसको एक ना क्लोजेट में बंद कर देते हैं। फिर वहाँ पे सन फाइनली आ जाता है, तो मार्गरेट को भूल के वो बाहर ऐसे एंजॉय करने चले जाते हैं, पूरा 1 घंटा मस्त घूमते हैं, ठीक है। मतलब पहली बार उन्होंने सूरज देखा हो तो सोचो कितने हैप्पी होंगे बच्चे, कितने मज़े से झूम रहे होंगे, उनको कोई ख्याल नहीं दुनियादारी का ये वो क्या, लेकिन बस वो सन को देख के पहली बार ज़िंदगी में, दूसरी बार बट पहली बार खुद याद रहेगा उससे, वो खुश थे। एंड
फिर बारिश शुरू हो जाती है, फिर उन्हें पता लगता है कि मार्केट वॉज राइज एंड ये राइट एंड ये वो, जब उन्हें याद आता है कि मार्केट को हमने बंद कर दिया, रियलाइजेशन होती है कि वी वर रॉन्ग यार, कि मार्केट सही थी, सही में मज़ा आता है। एंड वो खुद भी डल हो गए थे ना जब सूरज गया एकदम से, उन्होंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, तो उनको पता लगता है कि यार मार्केट वॉज नॉट रॉन्ग एट ऑल। एंड हमने 7 साल बाद भी उसका एक्सपीरियंस एक जो सन वाला था वो हमने भी, हमारी वजह से उसको ये भी नहीं मिला। सो दिस वॉज योर यार ट्रेजर ट्रॉव। मैंने स्टोरीज अपलोड ऑलरेडी कर दी है, सॉरी पॉइंट्स अपलोड ऑलरेडी कर दी है, अगर तुमने नहीं देखी तो तुम देख सकते हो। एंड तुम में से काफ़ी लोगों ने कहा था कि भाई स्टोरीज पे भी बनाओ, जितना मेरे से हो पाया मैंने बना दी है। आई होप ये वीडियो जल्दी से जल्दी तुम तक पहुंचे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।